नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान कंपनी के अधीन जितने भी गवर्नर जनरल और फिर बाद में वायसराय भारत में शासन करने आते हैं, उन सभी का क्रोनोलॉजी क्या था, यानी कि सबसे पहले कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं। तो इन सभी को हम एक क्रमवार तरीके से यहाँ पर देखेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि जब आपको एक क्रोनोलॉजी पता होगी कि सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, तो इन गवर्नर जनरल से संबंधित कोई भी सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए अपने तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली उन सभी गवर्नर जनरल का क्रोनोलॉजी देखेंगे और फिर इसके सेकेंड पार्ट में हम एक एक गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उन सभी पहलुओं को हम काफ़ी विस्तार से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1757 to 60 इनका कार्यकाल होता है और यह वह इरा होता है जब खास करके बंगाल में कंपनी का जो शासन होता है वो स्थापित होता है और बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति होती है। तो ये 1757 to 60 तक इनका कार्यकाल होता है और फिर 1765 to 67 तक इनका कार्यकाल होता है। तो ये सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे। फिर नेक्स्ट आते हैं वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1774 to 85 है। यानी कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कंपनी के अधीन ये जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग। इससे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के गवर्नर थे। तो इनका जो कार्यकाल है 1774 to 85। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता, आप सभी को पता है, 1773 में। तो उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार से बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है। हम इसके डिटेल को काफ़ी विस्तार से बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ सीक्वेंस यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद कॉर्नवालिस साहब आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो कार्यकाल होता है 1786 to 1793 होता है, फिर बाद में 1805 में भी ये आते हैं। तो हम इस सीक्वेंस से यह समझ रहे हैं कि 1774 to 85 में जब वारेन हेस्टिंग आते हैं तो 1774 के 100 साल बाद, यानी कि 1785 अभी जब हम इसको देख रहे हैं, तो फिर 1885 में खास करके राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे आप कहते हैं। तो उससे 100 साल पहले की ये कहानी है, यानी कि वारेन हेस्टिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के 100 साल पहले आते हैं। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर कॉर्नवालिस साहब का हमने देखा। उसके बाद जॉन सोर साहब आते हैं, जिनका कार्यकाल है 1793 to 98, यानी कि 1700 का जो पूरा इरा है उसमें हम इन सभी बिंदुओं को देख रहे हैं। तो आपको मोटा मोटी दिमाग में ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये इरा कौन सा है। यानी कि 1750 के बाद का जो इरा है वो शुरू होता है गवर्नर जनरल का। फिर हम लॉर्ड वेलेस्ली साहब को देखते हैं। ये 1798 to 1805 तक इनका कार्यकाल होता है, यानी कि 1700 का जो पूरा इरा है वह पूरा ख़त्म होता है। अब हम 1800 के इरा में प्रवेश करते हैं, यानी कि उस भाषा में अगर हम बात करें तो हम 19वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं। और ये जो इससे पहले जो हमने देखा लॉर्ड वेलेस्ली तक का, ये 18वीं शताब्दी के दौरान ये सारे गवर्नर जनरल आते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज वालो, इनका कार्यकाल होता है 1805 to 1807। फिर इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इनका कार्यकाल है 1807 to 1813, यानी 1807 से 1813 कार्यकाल होता है लॉर्ड मिंटो प्रथम का। फिर हम लॉर्ड हेस्टिंग को देखते हैं। इनका है 1813 से लेकर 1828 तक। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग में। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है 1774 to 85 और लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1813 to 1823, यानी 1813 से 1823 तक होता है। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट का देखते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 यानी 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल होता है। फिर हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1828 यानी कि 1828 से 1835 तक हम देखते हैं इनका कार्यकाल। फिर हम देखते हैं लॉर्ड मेटकाफ 1835 टू 36। फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 टू 1842 यानी 1836 से 1842 तक। फिर लॉर्ड एलनब्रो 1842 टू 1844 यानी कि 1842 से 44 तक इनका कार्यकाल होता है। अब हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग की तरफ। तो लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल होता है 1844 टू 48 होता है। अब फिर लॉर्ड डलहौजी का है 1848 टू 56 यानी कि हम 19वीं सदी यानी कि 1800 इरा के आधे जो पूरे के पूरे उसके पूरा एक कार्यकाल है 1850 तक हम यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि 1848 से 56 तक का हम सफ़र कर चुके हैं। और लॉर्ड डलहौजी साहब 1848 टू 56 तक रहते हैं। फिर लॉर्ड कैनियन साहब आते हैं 1856 टू 62 यानी कि 1857 का रिवॉल्ट होने से पहले का जो कार्यकाल होता है वो लॉर्ड कैनियन साहब का होता है, लॉर्ड डलहौजी का होता है। यानी कि जब 1857 का रिवॉल्ट होता है उस समय जो कार्यकाल होता है वो लॉर्ड कैनियन का होता है 1856 टू 62। ऐसे आप ये ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो कार्यकाल होता है वो लॉर्ड कैनियन का होता है और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1857 का रिवॉल्ट होता है। फिर है लॉर्ड एल्गिन 1864 टू 1869। फिर हम देखते हैं लॉर्ड मेयो 1869 टू 72। और फिर हम देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 टू 76। फिर लॉर्ड लिटन 1876 टू 80। लॉर्ड रिपन 1880 टू 84। और फिर लास्ट में लॉर्ड डफरिन 1884 टू 88। यानी कि 1884 में वो आते हैं, उसके एक साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो हमने 1757 से लेकर 1885 तक के जितने भी भारत में गवर्नर जनरल आए उनका हम एक सीक्वेंस हमने देखा, उनकी हमने एक क्रोनोलॉजी देखी कि किस तरीके से ये सारे गवर्नर जनरल भारत में आते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको कर दूं, रिपीट करता हूं। सबसे पहले लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, फिर वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सॉर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड जॉर्ज वालो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन ब्रो। फिर 1844 टू 48 लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। यानी कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन होता है वहाँ तक के गवर्नर जनरल को हमने सीक्वेंस के फॉर्म में देख लिया है। अब हम इसके बाद यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद जितने भी भारत में गवर्नर जनरल आते हैं उसको हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये क्रोनोलॉजी वाला सीरीज़ कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। और आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।